हेलो एवरीवन, आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। तो देखिए जी, आज हम बात करने जा रहे हैं, एक्सटेंशन ही है हमारे पिछले टॉपिक का जिसमें हमने बात की थी रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। कुछ दो रिएक्शंस आई थिंक हमने पढ़ी है, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, राइट। अच्छा, ये तो हो गया ये। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, पूछते हैं सर बुक्स क्या पढ़नी है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग ए बिट मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इस तरीके के कुछ सवाल आते हैं। मैंने रिसेंटली आपके टेलीग्राम ग्रुप पे एक पीडीएफ शेयर किया है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। वो है सीबीएसई का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद आप वो बिल्कुल हाफ एन आवर में उसको फिनिश कर सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल बेसिक है, जितना भी उस बुक पे लिखा है वो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक, एक्सक्लूडिंग मेटलर्जी। उस पे एक और टॉपिक भी है मेटलर्जी, वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे इस सिलेबस में सिर्फ है मेटल्स, इनका फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें आप उसमें देखिए और ये चीज़ें आप वहाँ से पढ़िए, राइट। और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर हम देखें ना, इनको अगर हम पढ़ें तो इनको 1 महीना भी लग सकता है पढ़ने में, राइट। तो हमें देखना है कि वेटेज कितना है, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, ठीक, उस हिसाब से हमें देखना। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब मैं 10-15 वीडियोस अगर एक चैप्टर पे बना दूं तो आई डोंट थिंक इट्स वाइज, ठीक। तो उस लिहाज से आपको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो हम बात करेंगे आज कुछ और रिएक्शंस की। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने बात की थी वाटर के साथ, हमने बात की थी ऑक्सीजन के साथ। लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर हम ये कर क्या रहे हैं। कभी आप मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, कभी आप मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। इस सब का कुछ ना कुछ तो मकसद होना चाहिए ना सर। अभी आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस। आपने देखा होगा कुछ रिएक्शंस में कुछ मेटल्स बहुत जल्द ही रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। आपने देखा होगा कुछ एलिमेंट्स जैसे मेटल्स कॉपर सिल्वर गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते हैं, दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। तो इन रिएक्शंस के हिसाब से हम लास्ट में इनका एक ओवरव्यू लेकर इन मेटल्स का एक रैंकिंग बनाएंगे, जो कि है ये जी, आपका रिएक्टिविटी सीरीज़। आपके ग्रुप में कल मैंने भेजा है ये भी, फाइन। ये इसके लिए ट्रिक है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस करने के बाद ये एक रिपोर्ट कार्ड है हमारे पास मेटल्स का कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव। ये देखिए, ये है इसका बॉर्डर, यानी कि हाइड्रोजन। सारे मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिव ही है। ये तो रिएक्टिव, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। जो ही आप नीचे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी उतनी कम कम हो जाएगी, ओके। हाइड्रोजन के बाद ये वाले तो बेचारे, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, ये जहाँ भी जाएंगे ना रिएक्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन एक जगह ये भी रिएक्ट करेंगे, वो हम देखेंगे कि ये कहाँ करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो, ठीक। सभी मैं पढ़ाऊँगा इम्पॉर्टेंट, मैं आपको सिर्फ खाली इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, सभी चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये तो हो गया ये। तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मकसद क्या है, हमें मेटल्स को रैंकिंग करनी है जी, कि सबसे पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन एंड सो ऑन, ठीक। इसीलिए हम इनका रिएक्शन कर रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स की बात करेंगे, राइट। अच्छा, एसिड्स क्या होते हैं आपको पहले ही बताया है। कुछ एसिड्स का नाम जैसे HCl, दिस इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे आपका H2SO4, दिस इज़ योर सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, दिस इज़ योर नाइट्रिक एसिड। ये सभी एसिड्स हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है यहाँ पे भी, इसीलिए तो एसिड्स इनको कहते हैं, ठीक। अच्छा, एक कॉमन रिएक्शन लिखता हूँ, उसके बाद किसी एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे।
मानो ये एक मेटल है, कोई सा भी मेटल है, मानो एसिड से रिएक्ट करवाया, एसिड ऊपर दिया हुआ है, कोई भी एसिड ले सकते हैं, मानो रिएक्ट करवाया, मिला क्या? हाइड्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो मिला जी हाइड्रोजन गैस, अच्छा, दूसरा मिला जी मेटल का सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट मिला जी, दूसरा मिला मेटल का सॉल्ट। एक मिला हाइड्रोजन गैस, दूसरा मिला मेटल का सॉल्ट। रिपीट कर रहा हूँ, मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, मिलेगा मेटल सॉल्ट और मिलेगा हाइड्रोजन गैस, या सीधे आप बोल सकते हैं सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब सॉल्ट से यहाँ पे मुराद वो सॉल्ट नहीं जो कि हमारे घर में इस्तेमाल होता है, वो भी एक सॉल्ट है, लेकिन सिर्फ वही एक सॉल्ट है ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। केमिस्ट्री में बहुत सारे सॉल्ट है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के सॉल्ट है, तो ये याद रख सकते हैं कि कोई भी सॉल्ट मिल सकता है, डिपेंड है मेटल पे कि कौन सा मेटल है, और डिपेंड है कि कौन सा एसिड है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, मानो एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। मानो एक एग्जाम्पल जैसे कि ये, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम मेटल ही है ना, मेटल ही तो है सर, रिएक्ट करवाइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक, माना रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सबसे पहली चीज़ जो मिलेगी हाइड्रोजन गैस और मेटल का सॉल्ट मिलेगा। हाइड्रोजन गैस बड़ा सिंपल जी, आप देख भी सकते हो, मैग्नीशियम या कोई भी मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है एसिड से। ये H2 गैस आया कहाँ से? ये आया इधर से है, आया इधर से है। ठीक, तो मेटल्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मेटल्स की खासियत है, अगर एसिड के साथ मिक्स करोगे ना तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवाएंगे वहाँ से। अच्छा, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा मैग्नीशियम और बचा क्लोरीन। अब इन दो चीज़ों का बनेगा सॉल्ट। ठीक, इन दो चीज़ों का बनेगा सॉल्ट, जैसे MgCl2 बना यहाँ पे। ये है जी आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है ना, कोई नई चीज़ नहीं है जो रिएक्टेंट्स में था, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया, कुछ नई चीज़ हमें मिल गई, लेकिन इधर ही से मिलती है, बाहर से कोई इधर नई चीज़ नहीं बनती है। हाइड्रोजन गैस मिला इधर, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये भी यहाँ से मिला, राइट। अच्छा, एक और एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। मानो कि ये है जी आपका सोडियम। ठीक, कॉमन एग्जाम्पल्स ही ले रहा हूँ मैं। सोडियम को रिएक्ट करवाया मानो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक, हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, साथ में क्या बनेगा? अब इधर क्या बचा? सोडियम और बचा क्लोरीन, तो ये रहा जी आपका NaCl, दैट इज सोडियम क्लोरीन। ओके, सोडियम क्लोराइड दोनों ही सॉल्ट, लेकिन फार्मूला में फ़र्क। सोडियम के साथ सिर्फ एक क्लोरीन, मैग्नीशियम के साथ दो क्लोरीन एटम्स। ये फ़र्क आपको याद रखना है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स है। सोडियम है पहले ग्रुप का एलिमेंट, मैग्नीशियम है दूसरे ग्रुप का एलिमेंट, इसलिए फॉर्मूला में फ़र्क है। ठीक, मैग्नीशियम के साथ दो क्लोरीन, सोडियम के साथ एक क्लोरीन। ठीक, अच्छा, रिएक्शन तो बिल्कुल सिमिलर है, इधर भी सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इधर भी मिल रहा है। अच्छा, मानो मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व किया, सर पता कैसे चलेगा कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है? पता चलेगा, इस चीज़ से पता चलेगा कि, वन सेकेंड, इस चीज़ से पता चलेगा कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व होगा ना, तो वहाँ से एसिड में आप कुछ बबल्स भी देख पाएंगे। बबल्स का मतलब ही है कि जी हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व हो रहा है। अच्छा, ये तो हुआ एक चीज़ सर, लेकिन कोई भी गैस अगर एसिड से निकलेगा बबल्स ही तो शो होंगे, और क्या होगा? लेकिन हाइड्रोजन का पता कैसे लगाए? क्या इसके लिए कोई टेस्ट है? इसके लिए है एक टेस्ट, उस टेस्ट का नाम है पॉप साउंड टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेस्ट का नाम है पॉप साउंड टेस्ट। मानो जो ही मेटल को आपने रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, हाइड्रोजन चूंकि गैस है, ये तो डिफ्यूज़ होगा ना, थोड़ी ना एक जगह रुकेगा, ये तो भागने की कोशिश करेगा। और जो ही हाइड्रोजन गैस वापस बाहर निकलेगा ना, हम बाहर एक मैच स्टिक से या फिर कैंडल से, ठीक है ना, इसको टेस्ट कर सकते हैं। जो ही आप कैंडल इसके बिल्कुल नज़दीक रखेंगे ना, तो वहाँ पे एक साउंड मिलेगा, जैसे लाइक दिस इज़ कॉल्ड एज अ पॉप साउंड टेस्ट। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज़ कॉल्ड एज पॉप साउंड टेस्ट। सो आपसे सवाल पूछ सकता है,
पॉप साउंड टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल इज रिएक्टिंग विथ एसिड। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, राइट। अच्छा, पॉप साउंड क्यों वहाँ पे क्यों साउंड एक प्रोड्यूस होता है? क्योंकि हाइड्रोजन इज़ अ फ्लेमेबल गैस, जलता है ना, हाइड्रोजन तो एक फ्यूल भी है। तो वहाँ पे एक पॉप साउंड आएगा और उस पॉप साउंड से हमें पता चलेगा कि जो गैस है वहाँ पे वो तो हाइड्रोजन गैस ही है। अच्छा, ये तो हो गया, बड़ा सिंपल है कि मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, बनाया मेटल सॉल्ट और बनाया साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाया, ठीक। अच्छा, एक्सेप्शन, मैंने तो ऑलरेडी आपसे कहा है कि केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ठीक। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी जी एक्सेप्शन तो हर जगह है केमिस्ट्री में। यही तो केमिस्ट्री की बात है कि केमिस्ट्री में हर जगह एक्सेप्शन आपको मिलेगा। जैसे मैं इस चीज़ की बात करूँगा, एक एसिड है आपका नाइट्रिक एसिड, ओके, नाइट्रिक एसिड। मानो किसी मेटल को, जैसे मैग्नीशियम को आपने रिएक्ट करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ, अब याद रखना है ये है नाइट्रिक एसिड, नाम लिखिए, ठीक है ना। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नॉर्मली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता ही नहीं। अब ये क्या बात हो गई सर? एसिड तो ये भी है, मेटल भी है, मेटल तो यहाँ रिएक्ट करना चाहिए था, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करना चाहिए था, जैसे यहाँ पे देखा। फिर यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड खाली एज अ एसिड बिहेव नहीं करता, बल्कि इट आल्सो बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखिए ऐसे कि ये ऑक्सीजन ऐड करेगा हाइड्रोजन गैस में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी मिलेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड इतना खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इस हाइड्रोजन को बोलेगा बेटा कहाँ जा रहे हो, मैं आपको वाटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक। तो यही बात है जी, हाइड्रोजन गैस मिलता है, आपका सोचना बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि नाइट्रिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड देयरफॉर जो ही हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तुरंत इसको ऑक्सीडाइज करके इसको वाटर में चेंज करता है। वाटर में चेंज किया ना तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, पॉप साउंड टेस्ट देगा क्या? नहीं देगा, इट विल नॉट गिव अ पॉप साउंड टेस्ट। अच्छा, ये तो रहा एक्सेप्शन, स्टार बना के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है एक्सेप्शन आपका, ठीक है ना, ये तो हो गया एक्सेप्शन। अब देखिए जी, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन, ठीक, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे मेटल्स है, कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एक रहा आपका मैग्नीशियम, दूसरा रहा आपका मैंगनीज, ये रिएक्ट करेंगे जी, ये दो रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन के साथ, हाँ सॉरी, नाइट्रिक एसिड के साथ नॉर्मली, दे विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड नॉर्मली, ओके, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक्सेप्शन रखनी है याद। आपको पूछेंगे बताइए जी कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट भी करते हैं और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन भी होता है? तो आंसर रहेगा मैग्नीशियम और मैंगनीज, दोनों ही मेटल्स है, मैग्नीशियम और मैंगनीज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये तो हो गया ये, ठीक। अच्छा, मानो कॉपर को रिएक्ट करवाया, ठीक, कॉपर को रिएक्ट करवाया ना किसी एसिड से, सर हम भी तो देखें कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। गोल्ड को रिएक्ट करवाइए नहीं होगा, सिल्वर को रिएक्ट करवाइए नहीं होगा। पता चल रहा है ना कि हम रिएक्शंस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो मैंने आपको अभी दिखाया था, जो हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सभी बॉटम पे हैं। क्यों बॉटम पे हैं? इस रीज़न की वजह से, क्योंकि जहाँ भी रिएक्ट करवाने की कोशिश करो ये रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से हमें आइडिया मिलता है, इस चीज़ से आइडिया ये मिलता है कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक। अच्छा सर, कोई तो इनका इलाज होगा, कोई तो इलाज होगा सर, केमिस्ट्री में इतने सारे केमिकल्स हैं, कोई तो ऐसा केमिकल बना होगा, कोई तो ऐसा केमिकल बना होगा जो रिएक्ट करवाएगा इन चीज़ों को। बिल्कुल बना है जी,
इनको रिएक्ट करवाएंगे हम, टेंशन मत लो, इनको रिएक्ट करवाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ के साथ। उस चीज़ का नाम है एक्वा रीजिया। उस चीज़ का नाम है एक्वा रीजिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। उस चीज़ का नाम है एक्वा रीजिया। उस चीज़ का नाम है एक्वा रीजिया। अच्छा, एक्वा रीजिया को एक और नाम से भी पुकारते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रॉयल वाटर। दैट इज़ कॉल्ड एज रॉयल वाटर के नाम से भी इसको हम पुकारते हैं। अच्छा सर, एक्वा रीजिया है क्या? देखिए जी, एक्वा रीजिया में भी एसिड ही है, लेकिन इसमें दो एसिड्स है भाई साहब। एक तो है जी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है नाइट्रिक एसिड। दोनों एसिड्स को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया है हमने। लेकिन एक तो हो गया ये, लेकिन किस प्रपोर्शन में बनाया है ये भी याद रखना है। आपका जो एक्वा रीजिया है ना, ये HCl आपका 3 पार्ट्स में होगा और 1 पार्ट में होगा नाइट्रिक एसिड। तो रेशियो क्या बन गया? HCl और HNO3 का रेशियो बन गया 3:1। ठीक है ना, 3 पार्ट्स इस सोल्यूशन के HCl के होंगे और 1 पार्ट होगा नाइट्रिक एसिड का। सिंपल है, HCl से रिएक्ट करेगा क्या गोल्ड? नहीं करेगा। नाइट्रिक एसिड से करेगा क्या? नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम सोल्यूशन बनाए नाइट्रिक एसिड का और HCl का, सोल्यूशन बना रहे हैं, अलग अलग यूज़ नहीं कर रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं, दोनों का एक ही चीज़ बना रहे हैं, तभी तो अलग नाम दिया है ना, एक्वा रीजिया। अच्छा, अगर एक्वा रीजिया से रिएक्ट करवाएंगे गोल्ड और सिल्वर को तो क्या रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट बिल्कुल करेंगे। यही तो खास बात है एक्वा रीजिया की, ये रिएक्ट करवाएगा इनको। बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड है, बहुत ही रिएक्टिव, बहुत ही फ्यूमिंग लिक्विड है, रिएक्ट करवाएगा दोनों को। आपने सुना होगा कुछ देर पहले कुछ लोग फ्रॉड करने आते थे कुछ लोगों के पास, बोलते थे कि हम आपकी ज्वेलरी जो है ना इसको साफ़ करेंगे, इसको एक शाइनिंग अपीयरेंस देंगे। ठीक, तो लोग देते थे, उनको लगता था हमारा जो ज्वेलरी है वो साफ़ हो जाएगा, लेकिन वो असल में गोल्ड को साफ़ कर रहे थे वहाँ पे। और वो क्या यूज़ कर रहे थे? एक्वा रीजिया को यूज़ कर रहे थे। एक्वा रीजिया को यूज़ किया ना तो गोल्ड का ऊपर वाला लेयर जो है ना वो ले जाएंगे वो लोग। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है नीचे वाला लेयर एक्सपोज होगा तो वो जाहिर सी बात है वो शाइनिंग अपीयरेंस देगा, लेकिन ऊपर वाला लेयर गया, गोल्ड साफ़ नहीं, गोल्ड साफ़ हो गया जी, यानी कि गोल्ड आपका वो चुरा ले गए। तो अभी लोग अवेयर हो गए हैं इस चीज़ से, तो शायद अभी ऐसा नहीं होता। तो अगर आपके घर में कोई आता है, कोई बंदा ये बोले कि मैं आपका गोल्ड साफ़ कर दूंगा, गलत बता रहा है जी। एक्वा रीजिया यूज़ कर रहा है, आपका गोल्ड चुरा रहा है। तो एक्वा रीजिया को हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, दैट इज़ रॉयल वाटर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, बट दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड है, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड है। एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब एसिड तो है लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। ठीक, एसिड का कंसनट्रेशन बहुत ही कम, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिड का कंसनट्रेशन, बहुत ही ज़्यादा एसिड का कंसनट्रेशन, वो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है ना जी, वो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, तो ये किसका मिक्सचर है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मिक्सचर है, HCl का, HNO3 का, इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक्वा रीजिया है जी। किस चीज़ में यूज़ होता है जी? गोल्ड को रिएक्ट करवाएगा। ठीक, गोल्ड, एक्वा रीजिया एक वाहिद एक ऐसा आपका सोल्यूशन है जो गोल्ड को रिएक्ट करवाएगा, गोल्ड को रिएक्ट करवाएगा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो हो गया ये, तो ये कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक, तो इन सभी रिएक्शंस से भी हमें ये पता चला कि मेटल्स अलग अलग तरीके की रिएक्टिविटी दिखाते हैं। एक और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस। फाइन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आता है ये कुछ इस तरीके का होगा, मानो ए है कोई भी मेटल और यहाँ से कोई दूसरा मेटल सोल्यूशन है, मेटल नहीं मेटल सोल्यूशन है, मानो BS जनरली लिख रहा हूँ मैं, ठीक, टेंशन नहीं लेना है।
तो मानो इस ए ने, ये ए मानो बहुत रिएक्टिव है, बहुत ख़तरनाक है, ठीक ना। इस बी को बोला जी मुझे जगह दो, मुझे रिएक्ट करना है एस के साथ, तो बी बोलेगा मैं क्यों जाऊंगा, लेकिन ए बोलेगा आपको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि मैं रिएक्टिव हूँ बहुत, रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेरा रैंक 1 है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो बी क्या बोलेगा? बी को जाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका बी और ये रहा आपका ए एस। क्या हो गया ज़रा देखिए, और लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ये ए आ गया इधर बी की प्लेस पे, और बी जो है अभी मिला हुआ था, अभी एक साथ बैठा हुआ था एस के साथ, लेकिन अब नहीं बैठा हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि ए ने रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया बी को उसके सोल्यूशन के साथ। तो क्यों किया? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों किया? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी है, अभी हमने देखा, ठीक है ना। तो एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मेटल जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, एक ऐसे एलिमेंट और मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर सकता है। इसी रिएक्शन को तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये आपको रिपीट कर दूंगा, कहाँ पे? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, वहाँ भी पढ़ना है ये, ठीक है ना। ये भी एक टाइप है रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक, एग्जाम्पल दूंगा आपको कुछ ऐसे कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाए। मानो कि आपके पास एक एलिमेंट है, जैसे कि आपका कॉपर है, कॉपर है, और मानो कि एक सॉल्ट सोल्यूशन है आयरन का, ठीक। मानो एक सॉल्ट सोल्यूशन है आयरन का, FeSO4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, FeSO4 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये भी मेटल, ये भी मेटल, लेकिन ये है जी आपका मेटल सोल्यूशन, क्योंकि आप देख रहे हैं FeSO4 इट इज़ अ मेटल सोल्यूशन। अब देखो जी, अभी तो हम कॉपर के बारे में बात कर रहे थे, अभी जस्ट नाउ हमने बोला कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते। और अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी देखेंगे ना, तो काफ़ी नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज़ के, मतलब काफ़ी कम रिएक्ट करेगा। अगर आयरन को देखेंगे तो आयरन काफ़ी ऊपर है, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक। तो आयरन काफ़ी ऊपर है। तो देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कॉपर फिर रिप्लेस करना चाहिए आयरन को, करेगा क्या रिप्लेस? करेगा रिप्लेस? नहीं करेगा रिप्लेस। ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर में इतनी ताकत ही नहीं कि आयरन को बोले कि भाई साहब मुझे जगह दो, मुझे FeSO4 के साथ सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है। तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ये कहाँ से पता चला? रिएक्टिविटी सीरीज से पता चला, रिपोर्ट कार्ड से पता चला जो हमने तैयार किया हुआ है। अच्छा अब इस तरीके से देखिए, मानो कि आयरन है यहाँ पे, ठीक, मानो आयरन है यहाँ पे, मानो आयरन है, मानो रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। अब सिचुएशन मैंने रिवर्स कर दी, ठीक। मानो आयरन है, ये भी तो एक मेटल ही है सर, ये भी तो एक मेटल ही है कॉपर, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखेंगे ना, आयरन मोर रिएक्टिव है। सिंपल है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू कॉपर, देयरफॉर आयरन बोलेगा जी जगह दे दो, मैंने बनाना है FeSO4, मैंने क्या बनाना है जी? FeSO4 बनाना है मैंने। और साथ ही साथ में यहाँ पे, साथ ही साथ में यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखिए चेंज, देखिए अभी था कॉपर सल्फेट, अभी कॉपर बेचारा अलग रह गया। हम क्या कर सकते हैं भाई, कॉपर में वो एनर्जी ही नहीं है, कॉपर में वो रिएक्टिविटी ही नहीं है, इसीलिए तो आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। सो दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस वेर अ मेटल which is more reactive can replace or displace another metal which is having low reactivity, it is called as a displacement reaction। अब अगर आपको कोई भी मेटल सॉल्ट सोल्यूशन देगा और साथ ही साथ में एक मेटल भी देगा, बताएगा बताओ जी क्या ये रिएक्शन हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक, वो आपको देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज से देखना पड़ेगा। अच्छा अब एक थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताता हूँ, ठीक, आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताता हूँ, एक मिनट रुकिए ज़रा। अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज तो गायब भी हो गई। अच्छा जी ये रहा जी हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है जी, ये है जी हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़। इसको थोड़ा इधर में लेके आता हूँ सो दैट कि हमें समझ आए कि हमें क्या करना है इसमें। ये रहा जी रिएक्टिविटी सीरीज़ आपका, इसको आप याद रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस सेब्रा।
इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। 2-3 बार पढ़िए, एक बार थोड़ा दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये चीज़ आपके जहन में फिक्स हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम काफ़ी रिएक्टिव, कैल्शियम रिएक्टिव। जो ही आप नीचे आ रहे हैं ना इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के, उतना रिएक्टिविटी कम होता जाता है। देखिए जी, इधर पे पहुंचेंगे ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। जो ही ऊपर जाएंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक बॉर्डर लाइन है यहाँ पे, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये इनको, इन सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मानो पोटेशियम एक एलिमेंट है, मेटल है, और एक और कंपाउंड दे दिया, जैसे मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट दे दिया, क्या पोटेशियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पोटेशियम का रैंक 1 है, मैग्नीशियम का रैंक 4 है यहाँ पे। सोडियम कर सकता है मैग्नीशियम को रिप्लेस, कर सकता है सर। कैल्शियम कर सकता है, कर सकता है सर। ऊपर से नीचे आएंगे ना तो रिप्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो नहीं होगा। मानो खाली एल्यूमिनियम है, रिप्लेस करना है पोटेशियम को इसी के किसी पोटेशियम सॉल्ट के साथ, करेगा रिएक्ट? नहीं करेगा रिएक्ट, क्योंकि काफ़ी नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज़ के। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ किस लिए काम आएगी? रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब यही बताना है कि अगर आपको मैं कोई भी रिएक्शन दूंगा, बताऊंगा जी ये रिएक्शन है आपके पास, ये बताइए जी कि क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको देखना पड़ेगा इधर से जी, ये आपको देखना पड़ेगा इधर से, ठीक। तो ये सारे एलिमेंट्स जो ऊपर ऊपर है ना, ये काफ़ी रिएक्टिव, जितना आप नीचे जाएंगे उतना रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़, उतना रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो अगर आपको पूछेंगे, कोई भी रिएक्शन आपको देंगे, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वेदर दिस रिएक्शन शुड हैपन और इट शुड नॉट हैपन, ठीक। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को प्रिपेयर किया कैसे हमने, जैसे एक स्टूडेंट को हम सब्जेक्ट करते हैं ना, वी सब्जेक्ट हिम टू मल्टीपल एग्जामिनेशंस, मानो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो काफ़ी सारे स्टेजेस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का फिल्टरेशन होगा वहाँ पे। तो लास्ट में जो आएंगे ना, जिनका नाम आएगा सिलेक्शन लिस्ट पे, ये वो एलिमेंट्स है जी, ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन, जिनका सिलेक्शन हो गया है। आपका सिलेक्शन भी हो जाए, मैं दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा, ठीक। तो मान लीजिए ये वही स्टूडेंट्स है जिनका सिलेक्शन हुआ है। कैसे हुआ है? पहले इनको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स देने पड़े हैं, ठीक। इन 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 एलिमेंट्स का भी काफ़ी पहले से इनका काफ़ी सारा एग्ज़ाम हुआ है। वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तभी तो ये आया है जी। तभी तो हमने गोल्ड को नीचे रखा, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं किया किसी के साथ। तभी तो कॉपर को नीचे रखा, तभी तो सिल्वर को नीचे रखा, तभी तो सोडियम और पोटेशियम को सबसे टॉप पे रखा। क्यों? क्योंकि हर जगह रिएक्ट करता है, एक्सप्लोसिव है, छुपा के रखना पड़ता है, मैंने आपको बताया था, ठीक। तो ये रहा जी आपका कुछ रिएक्शंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ये आपको याद रखनी है जी। और इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को इस निमोनिक्स से भी याद रख सकते हैं, फाइन। तो इसमें जी अभी एक और रिएक्शन है, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं? मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स क्या आपस में रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएंगे जिनका नाम है आयोनिक कंपाउंड्स, जिनका नाम है आयोनिक कंपाउंड्स। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे अगले क्लास में, अगले क्लास में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करेंगे, ठीक। अच्छा जी, एक और बात है, मैंने जो आपको मटेरियल दिया है, जब आप इधर से लेक्चर पढ़ते हैं ना, फिर आप उस मटेरियल को भी देखिए, ठीक। बिल्कुल इन लाइन विद एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। समझने की कोशिश करिए, कल को कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप आराम से उसको आंसर कर सकते हैं, दैट इज़ अ गारंटी, ठीक। और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे मैं अपने स्टोरीज़ की फॉर्म में लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस अक्सर डालता रहता हूँ, क्विज़ में पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको नहीं भी आता कोई बात नहीं, लेकिन आइडिया तो मिलेगा ना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, वो आपको पता चलेगा जब आप क्विज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक, आप यहाँ से देख सकते हैं जी, मुदस्सिर अहमद, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और नए और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।